Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम जिस टॉपिक पर एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बारे में, जो जैसे आपको पता है कि बाई मंथली होती है। हर 2 महीने में एक बार आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है और फिर मंथ के फर्स्ट वीक में उसका जो डिसीजन है वो हमें पता चलता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर है वो हम एक बार देखेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमी की क्या कंडीशन है। ओके, बट बिफोर दैट वी हैव लॉन्च्ड IBPS PO 2023 इंटरव्यू कोर्स। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये कोर्स बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इसमें एक मॉक आपको वन मॉक इंटरव्यू मिलेगा विद PM एक्सपर्ट्स एंड द सेकंड मॉक इंटरव्यू विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर्स ऑफ IBPS। ओके, और जो मॉक इंटरव्यू आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं, किसी भी एक लैंग्वेज में। ओके, एंड इसके साथ साथ 20 से ज़्यादा डिटेल्ड सेशंस हैं, रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस टू हेल्प यू प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर योर इंटरव्यू। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस भी इंक्लूडेड है एंड प्रोफाइल डिस्कशन भी होगा आपका, तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू। पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशंस, अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। और अगर आप इन पर्सन इंटरव्यू देना चाहते हैं, ऑफलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो हमारा आप ऑफलाइन इंटरव्यू कोर्स भी चेक कर सकते हैं दिल्ली NCR में, अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो जो हमारे ऑनलाइन इंटरव्यू कोर्स है, इट इज़ अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 2399 आफ्टर 20% डिस्काउंट। आपको कूपन कोड यूज़ करना है interview 20. Okay, we have also launched PM Practice Pro, which includes a banking PDF course and it also includes Banking Pro, that is जितने भी बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनके मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो मोर देन 5000 मॉक टेस्ट एंड मोर देन 20,000 क्वेश्चंस है डिफरेंट टॉपिक्स के, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के। तो आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, एंड उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। सो इट इज़ प्राइस एट 1249, लेकिन अगर आप PM 20 यूज़ करते हैं यू कैन गेट इट एट 999 ओनली। ओके, तो जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है फॉलिंग बिहाइंड। ठीक है, अब फॉल बिहाइंड क्या होता है कि पीछे रह जाना। तो कौन पीछे रह रहा है कि यहाँ पर जो है पहले आप इसको रीड कर लो, आपको आइडिया मिलेगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है, कि जो RBI है, जो पॉलिसी मेकिंग है, वो कैसे पीछे रह रही है। फॉल बिहाइंड मतलब जितना होना चाहिए उतना जो है उस लेवल पर डिसीजन नहीं लिया गया, ये थोड़ा कंसर्न है यहाँ पर। तो जैसा आपको पता है, क्विकली रीड करना है और पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो और ये क्योंकि ये थोड़ा फाइनेंस या फिर हम कहें कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की डिस्कशन है, तो कुछ चीज़ें आपको हो सकता है नहीं समझ में आती। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूरा एक बार रीड करके कुछ समझने की कोशिश कीजिए, कितना आपको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आपको इस टाइप के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स रीड करने आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस पूरा रीड करना है आपको, जितना भी समझ में आता है इट्स फाइन। ओके, और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ओके, नेक्स्ट 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 ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। हमें ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है किसका, फ्लीटिंग का। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन है रेमिनिसिंग, ट्रांजिटरी, डिजीइंग, स्पार्स एंड एंड्योरिंग। तो ये 5 ऑप्शन हैं। कौन सा ऑप्शन है जो फ्लीटिंग का ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन मार्क कर लो और बाकी हम इसको डिस्कस करते हैं, पैसेज को फिर देखते हैं। So, the Monetary Policy Committee's decision to hold benchmark interest rates level while raising its forecast for full year GDP growth by 50 basis points and flagging food price shocks induced volatility in inflation is replete with risks of policymakers falling behind the curve on anchoring inflation expectations। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन है। ठीक है, अब जब ये जो है हमारा कंपाउंड नाउन है, 3 वर्ड से मिलकर बना एक जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो जब हम इसमें अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं, लास्ट जो वर्ड होता है उसके बाद। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन टू होल्ड बेंचमार्क रेट्स लेवल। अब आप यहाँ पर देखो तो ये लेवल का क्या होगा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि टू होल्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट लेवल।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो आपको लगेगा कि लेवल की बात हो रही है कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो वो लेवल हम नाउन बोलते हैं, बट यहाँ पर लेवल एक एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है। होल्ड देम, कैसा कैसा होल्ड करना, लेवल, यानी कि एक एक ही जो है जिस जिस नंबर पे था, या कहे कि जितने परसेंट था जो इंटरेस्ट रेट्स थे उतने पर ही रखना। ठीक है, उसमें बदलाव ना करना, तो वो हो जाएगा लेवल। ठीक है, तो होल्ड को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। तो टू होल्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स लेवल वाइल रेजिंग इट्स फोरकास्ट फॉर फुल ईयर। अब क्या किया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं किया। बेंचमार्क होते हैं जो कहें कि जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट्स होती है, जिसके बेसिस पे बैंक्स फिर अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जिस पर आप लोन लेते हो वो डिसाइड करते हैं। आप या कोई बिजनेस जो भी लोन लेते हैं वो डिसाइड होते हैं। तो उसमें आरबीआई ने कोई चेंज नहीं किया। और जो आरबीआई की जो फोरकास्ट थी पूरे साल की, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो फिर इसके साथ ये डेटा भी रिलीज़ किया जाता है। तो फुल ईयर का मतलब अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो गए, मार्च 2024 में। तो अभी से लेके यानी अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक जो पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है यानी फोरकास्ट है आरबीआई ने, उसमें आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधा परसेंट 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिए कि आरबीआई को लगता है कि अब जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, और जो पूरे साल का जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है वो होगा 7% के अराउंड। ठीक है, तो अभी वो भी नंबर भी मेंशन होगा। तो एंड 50 बेसिस पॉइंट्स एंड फ्लैगिंग फूड प्राइस शॉक्स। तो एक तो इंटरेस्ट रेट्स चेंज नहीं किए, दूसरा जीडीपी ग्रोथ रेट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ा दी गई। एंड फ्लैग करना, जब आप किसी चीज़ को फ्लैग करते हो आप उसकी तरफ ध्यान दिलाते हो। तो यहाँ पर है 50 बेसिस पॉइंट फ्लैगिंग फूड प्राइस शॉक्स इंड्यूस वॉलेटिलिटी, कि जो फूड प्राइस है, ठीक है, जो खाने की चीज़ें हैं उनके प्राइस में से जो उसके प्राइस में जो शॉक्स लगे, यानी कि जो चेंजेस आए फूड प्राइस में, उससे वॉलेटिलिटी आई। वॉलेटिलिटी क्या होता है, अनिश्चितता, या कहें कि जो है कभी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो इन्फ्लेशन कभी कम हो जाती है कुछ मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा हो रही है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जैसे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड आ गए, तो क्रॉप डैमेज हो गई, तो फूड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ मंथ्स में, इसकी वजह से वॉलेटिलिटी आती है। ठीक है, तो इसकी तरफ इसको आरबीआई ने पॉइंट आउट किया कि ये एक कंसर्न है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डिसीजन लिया कि जो आरबीआई ने डिसीजन ये लिया कि कोई इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, इज़ रिप्लीट विद द रिस्क ऑफ पॉलिसी मेकर्स फॉलिंग बिहाइंड द कर्व। तो ये जो डिसीजन लिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, इट इज़ रिप्लीट विद, हम ये प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं रिप्लीट के साथ, और इसका मीनिंग क्या होता है कि फुल ऑफ। ठीक है, तो इट इज़ फुल ऑफ रिस्क, कि अगर जो है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो ये इसमें रिस्क हैं। कैसे रिस्क हैं, कि जो पॉलिसी मेकर्स है वो दे विल फॉल बिहाइंड द कर्व। इसका मतलब होता है कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आपको अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग्स में आपको डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं लेते डिसीजन तो फिर कैचअप करते रह जाओगे, आप फिर बाद में जो है डिले हो जाएगा, और फिर जैसे होता है ना कि आपको एक असाइनमेंट की डेडलाइन है, ठीक है, और फिर आप वो टाइम पर नहीं करते, फिर एंड में फिर वो बहुत सारा काम आपको करना होता है। ठीक है, तो दे विल फॉल बिहाइंड द कर्व। ये होगा कि इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है वो डिसीजंस लेती है। तो अगर इन्फ्लेशन को अभी कंट्रोल नहीं किया जाता तो फिर आगे रिस्क बढ़ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, ऑन एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, एंकर करना होता है एक जगह रोकना। जैसे जो शिप का एंकर होता है तो क्या करते हो, शिप को एक जगह रोकता है ना, उसको इधर उधर फ्लोट करने से रोकता है। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एंकर करना मतलब उनको एक जगह रोक देना, फिक्स कर देना, कि महंगाई की जो एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर्स की कि महंगाई बढ़ेगी या कम होगी, कि उसको एक लेवल पर लेकर आना। तो वो नहीं हो पाएगा अगर डिसीजन नहीं लिया जाता तो। ओके, सो नोटेबली आफ्टर observing that uncertainties in food prices along with unfavorable base effects are likely to lead to a headline inflation quickening in November December। अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एक बेस इफेक्ट जो है इसका थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो शायद ये आप बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो स्कूल में कि क्या होता है बेस इफेक्ट। अगर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ किसी भी चीज़ की, जैसे अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं,
ठीक है। या कोई भी हम हर साल क्या करते हैं, हम जैसे दिसंबर में जितनी भी इन्फ्लेशन है या जितने भी जीडीपी ग्रोथ है उसको हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर दिसंबर में कितना था। ठीक है, तो अगर लास्ट ईयर दिसंबर में अगर वो बहुत कम था, ठीक है, तो क्या होगा इस ईयर जब हम लास्ट ईयर दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बल्कि जबकि बहुत ज़्यादा अगर हम बाकी ट्रेंड में देखें तो वो फिट नहीं होता, क्योंकि वो एक एक कहें कि वो एक आउटलायर था, यानी कि एक एक कहें कि बाकी ट्रेंड से बिल्कुल हट के था, कि वो मे बी किसी रीज़न की वजह से ग्रोथ डिप हुई, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ। ठीक है, तो मे बी कुछ किसी रीज़न की वजह से उस पर्टिकुलर मंथ में जो है ग्रोथ डिप हुई या इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई। लेकिन अब हम इस ईयर से कंपेयर करेंगे तो हमें एक डिफरेंट परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा जो एक्चुअल पिक्चर पेंट नहीं करता। उसे हम कहते हैं कि बेस इफेक्ट है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि एक बार ये देख लेते हैं, इज लाइकली टू लीड टू हेडलाइन इन्फ्लेशन क्विकनिंग इन नवंबर दिसंबर। अब लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम थी। ठीक है, तो इस ईयर क्या होगा कि भले ही इन्फ्लेशन में इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है, लेकिन फिर भी बेस इफेक्ट की वजह से हमें लगेगा कि इस ईयर जो नवंबर दिसंबर की जो इन्फ्लेशन की जो वैल्यूज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो यानी कि ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने वाली है नवंबर और दिसंबर में, ये एक्सपेक्टेशन है। एंड दैट रिकरिंग फूड प्राइस शॉक्स आर इम्पीडिंग द ऑनगोइंग डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर और क्या कंसर्न है कि एक तो बार बार रिकरिंग होता है, जो बार बार कोई चीज़ होती है, तो रिकरिंग फूड प्राइस शॉक्स अलग अलग रीजंस की वजह से, चाहे वो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट जो हम करते हैं, ठीक है, तो उसकी सप्लाईज अफेक्ट हो गई तो उसकी वजह से फूड प्राइस बढ़ गए। ठीक है, या फिर कोई और शॉक हो गया, कोई एनवायरमेंटल कोई जो है कैटास्ट्रोफी हो गई, कोई डिज़ास्टर हुआ, उसकी वजह से फूड प्राइस बढ़ गए, या कोई वॉर हुई उसकी वजह से फूड प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से बार बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, आर इम्पीडिंग दी ऑनगोइंग डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस, कि जो अभी कोशिश की जा रही थी इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करने की, ठीक है, तो उसको इम्पीड कर रहे हैं। अब इम्पीड का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, किसी चीज़ जो कोई चीज़ हो रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को में रुकावट डालना। तो अभी जो प्रोसेस चल रही थी डिसइन्फ्लेशन की, महंगाई कम होने की, वो हो नहीं पा रही है इन फैक्टर्स की वजह से। बार बार एक तो जैसे महंगाई, बार बार फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, या फिर जो है बेस इफेक्ट की वजह से ये हो रहा है। The Monetary Policy Committee has rather surprisingly opted to keep the RBI's repo rate unchanged at 6.5% for a fifth straight bi-monthly meeting. तो अभी जो रेपो रेट है वो 6.5% है इस मंथ भी, और ये लगातार पिछले 5 जो मीटिंग हुई है उसमें सेम रही है, कोई चेंज नहीं आया है, 6.5% ही रही है। तो यहाँ पे ऑथर यहाँ पर जो है डेटा देते हैं कि, या जो फैक्टर्स मेंशन करते हैं कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है बढ़ रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, पहले एक छोटा सा अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है, तो क्या होगा अगर आपके पास मान लो कि ये 1 बैग है, ठीक है, क्या है, राइस है, और इसको परचेज करने के लिए लोग जाते हैं। तो अब इस बैग को परचेज करने के लिए अगर कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी है यहाँ पर एक शॉप में 1 kg राइस के बैग से, ठीक है, तो कस्टमर्स अगर, एक तो इसकी डिमांड कैसे इंक्रीज़ होगी, या तो कस्टमर्स ज़्यादा हों, ठीक है, अगर कस्टमर्स ज़्यादा होंगे तो फिर इसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि कस्टमर्स उतने ही हो लेकिन कस्टमर्स के पास पैसा ज़्यादा आने लग जाए, तो क्या होगा, वो ज़्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार होंगे इसी अमाउंट ऑफ फूड के लिए। तो जब ज़्यादा मनी होती है कंज्यूमर्स के हाथ में, तो क्या होता है कि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, महंगाई बढ़ने लगती है। तो इसीलिए जो ये कंज्यूमर्स के पास एक्सेस मनी है, ठीक है, जो पैसा अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी अगर हाई होगी, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ती है, तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो आरबीआई क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उन्हें इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, ताकि बैंक्स जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स उन्हें बढ़ाने पड़े, और जो लोग हैं जो लोग बोरो करते हैं मनी बैंक से, तो उनको पैसा जो है बोरो करना वो महंगा हो जाए, यानी कि वो बोरो ना करें पैसा। तो लिक्विडिटी क्या होती है, अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओगे तो लिक्विडिटी कम होती है, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कम होती है।
तो यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही, तो ये 6.5 से बढ़ानी चाहिए थे, इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होने चाहिए थे, बट भी चेंज नहीं हुए। ओके, लगातार 5 जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई उनमें यही हुआ है। ठीक है, और ये इससे जो ऑथर है वो सरप्राइज है कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो है इतनी ही रहेगी जो है रेपो रेट। ओके, टू बी श्योर, अच्छा रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पर आरबीआई जो है बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, जो पैसा बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से, वो इंटरेस्ट रेट है। तो अगर बैंक्स की कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएगी, ठीक है, तो फिर वो कंज्यूमर्स पे भी पास ऑन करते हैं। तो अच्छा, अब टू बी श्योर रिटेल इन्फ्लेशन हैज मॉडरेटेड सिंस द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लास्ट मेट इन अर्ली अक्टूबर। तो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अक्टूबर में हुई थी और तब से जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है। मॉडरेट मतलब पहले से इंटेंसिटी उसकी कम हुई है, महंगाई थोड़ी कम हुई है, विद हेडलाइन रीडिंग सॉफ्टनिंग बाय ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट। जो हेडलाइन रीडिंग है, हेडलाइन होता है जो मेन जो हम इन्फ्लेशन का कॉम्पोनेंट हम मेजर करते हैं, तो वो कम हुआ है, लगभग 2% कम हुई है महंगाई, फ्रॉम अगस्त 6.83% टू 4.87% इन अक्टूबर। ठीक है, ये हुआ है। लेकिन बाय द एमपीसीज ओन रेकनिंग होता है एस्टिमेशन, कैलकुलेशन। तो आरबीआई की खुद की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग दैट मॉडरेशन में बी फ्लीटिंग, कि अगर हम ये महंगाई कम होने के फिगर्स देखें तो कम हुई है, लेकिन ये जो कम होना है महंगाई में, जो इफेक्ट है ये फ्लीटिंग है। कोई भी चीज़ फ्लीटिंग होती है वो थोड़े टाइम के लिए ही है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी कम हुई है तो आगे भी कम होगी। और पहले हमने अभी देखा कि रिस्क्स मेंशन है कि कौन से रिस्क्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो भी हम नहीं कह सकते कि कंट्रोल में है। ओके, तो एज प्राइस गेन्स एक्सेलरेट येट अगेन इन नवंबर एंड दिसंबर, तो अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि नवंबर और दिसंबर में भी प्राइसेस बढ़ेंगे, दैट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ेगी। एंड विद वॉलिटिलिटी इन ऑयल प्राइसेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स अमिड हाइटेंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी देयर आर एडेड रिस्क्स टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस। तो उसके साथ साथ ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो भी फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये ऑयल प्राइसेस है उनमें भी वॉलिटिलिटी है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में भी। तो ये सब रिस्क हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। हाइटेंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बढ़ रही है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो देर आर एडेड रिस्क टू दी आउटलुक होते हैं व्यू पॉइंट। अगर हम कहीं देखते हैं हमारा आउटलुक कि किसी चीज़ को लेके हमारा व्यू कैसा है, तो यहाँ पर कहें कि अगर हम प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस हम देखें कि अगले 1 महीने में 2 महीने में क्या होंगे, तो उसमें रिस्क्स ऐड करते हैं ये फैक्टर्स कि हम कह नहीं सकते कि प्राइसेस जो है वो जैसे कम हुए पिछले मंथ्स में तो वो कम ही होंगे। ठीक है, द आरबीआई's लेटेस्ट हाउसहोल्ड्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, तो ये सर्वे आरबीआई करवाता है। ठीक है, undertaken in November reveals that most households expect faster inflation in the 3 months ahead and 1 year ahead time horizons। अब यहाँ देखो कि ये इस सर्वे के अकॉर्डिंग नवंबर के जो डेटा अवेलेबल है, तो उसमें क्या ज़्यादातर हाउस होल्ड्स ये मान रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं लोग ये मान रहे हैं कि एक्सपेक्ट फास्टर इन्फ्लेशन इन द 3 months अहेड। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि अगले 3 महीनों में महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, और 1 साल में भी ये मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी। एंड एट मीडियन लेवल्स ऑफ 9.1% एंड 10.1% रिस्पेक्टिवली, unequivocally underlining the fact that price gain expectations are still far from durably anchored। तो और ये जो है उसमें जो मीडियन लेवल्स है वो 9.1 से 10.1% के बीच में जो एक्सपेक्टेशन है, तो ये जो है रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो यानी कि 3 months के लिए इतनी मान के चल रहे हैं और वो 1 year के लिए 10.1%। तो ये अनइक्विवोकली क्या होता है, इक्विवोकल जिस पे डिबेट की जा सकती है, अनइक्विवोकल जिस पे कोई डिबेट नहीं की जा सकती, जो फाइनल है, श्योर है। तो अनइक्विवोकली मतलब बिना किसी डाउट के, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, unequivocally underlining the fact that price gain expectation is still far from durably anchored। तो इससे पता चल रहा है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, तो इससे हमें पता चल रहा है क्लियरली कि जो प्राइस एक्सपेक्टेशंस हैं जिन्हें कंट्रोल करना है, जिन्हें कम करना है, वो कम नहीं हो रहे हैं। दे आर स्टिल फ्रॉम ड्यूरेबली एंकर। यहाँ पर हुए थे एंकर, कुछ हद तक कम हुए थे, कंट्रोल में आए थे, पर वो लंबे टाइम के लिए नहीं है। ड्यूरेबली यानी कि लंबे टाइम के लिए वो अभी भी जो है कंट्रोल में नहीं है।
Okay, so the dissonance in messaging from the central bank is exemplified in the MPC's decision to upgrade its projection for the real GDP growth. अब यहाँ पर एक तो डिसोनेंस होता है, इनकन्सिस्टेंसी कह सकते हैं हम, ठीक है, डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं। तो जो आरबीआई ने जो डिसीजन लिया कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना नहीं है, दूसरी तरफ जो ये रिस्क यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, तो ये सब क्या इंडिकेट करते हैं? एक कि आरबीआई के ही एक सर्वे ने ये कहा कि आगे इन्फ्लेशन को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस है वो हाई हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये डिसोनेंस शो करता है कि डिसएग्रीमेंट है, इनकन्सिस्टेंसी है आरबीआई के डेटा में एंड जो डिसीजन लिया गया। और यही जो डिसोनेंस है ये एग्जाम्प्लीफाई हो रही है। एग्जाम्प्लीफाई मतलब ये इस यहाँ पर इस जो यहाँ पर जो मेंशन्ड है आगे एग्जाम्पल या डेटा, उसमें शो हो रही है ये डिसोनेंस या कहें कि जो इनकन्सिस्टेंसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या डिसीजन लिया कि जो प्रोजेक्शन है, जो फोरकास्ट है, जीडीपी फोरकास्ट इस साल की, जो हमने पैसेज के बिगिनिंग में पढ़ा था, तो वो उसको बढ़ा दिया है और कर दिया है 7%। पहले लास्ट जो अक्टूबर में मीटिंग हुई थी तब ये कहा गया था कि जो पूरे साल की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% होगी, पर अब उसे बढ़ाकर 7% कर दिया गया, ठीक है। फॉर दिस इट साइट्स रोबस्ट इन्वेस्टमेंट besides continued strengthening in manufacturing, buoyancy in construction and gradual rural recovery। तो अब इसको बढ़ाने के पीछे बैंक ने क्या रीज़न दिया कि एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, एंड अ ग्रेजुअल रूरल रिकवरी। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी अब जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है लोगों की वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो इसके वो क्या कर रहे हैं, ब्राइटन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन, की चांसेस बढ़ रहे हैं कि जो लोग हैं वो अब ज़्यादा खर्चा करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है इन स्फेयर्स में, ठीक है। तो ये आरबीआई का कहना है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो कि जो है कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है, कंजम्पशन है, ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन वो बढ़ेगी। दूसरी तरफ उन्होंने फिर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इंक्रीज़ नहीं किए, तो ये डिसोनेंस शो कर रहा है। If the RBI's cumulative 250 basis points increase in the benchmark interest rate since May 2022 through to February 2023 and the subsequent retention of the 6.5% rate have not damped the growth impulses barring consumption, then it would indicate that consumption is still struggling to gain traction, largely because people are not increasing discretionary spending in view of high inflation। तो यहाँ पर अब इस लाइन को अगर हम समझें, क्यूमुलेटिव होता है अगर हम ऐड करते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कितना इंक्रीज़ किया, तो 250 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ किया बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स में आरबीआई ने। कब से कब तक? मई 22 से लेके फरवरी 2023 के बीच में करीब 250 बेसिस पॉइंट्स, 2.5% जो है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, ओके। और उसके बाद फिर जो है रिटेन करना यानी कि कंटिन्यू रखना एक लेवल पे, तो 6.5% रेट को कंटिन्यू रखा तब से, ठीक है, फरवरी 2023 से लेके अब तक वही रेट कंटिन्यू हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, डैम्प नहीं हुई ग्रोथ इम्पल्सेस, यानी जो इकोनॉमी में ग्रोथ है वो कम नहीं हुई इसकी वजह से। डैम्प का मतलब होता है जो है किसी इंटेंसिटी कम हो जाना, ठीक है, तो वो कम नहीं हुई। इम्पल्सेस होते हैं कि जो लोग जो है डिसाइड करते हैं कि ओके कि अब ये परचेज करना है, ठीक है, तो वो दे गो एंड दे परचेज इट, तो वो इम्पल्स है, ठीक है। अब तो वो उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसका, बारिंग कंजम्पशन, सिर्फ कंजम्पशन पे ही इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। बारिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट दिस, ठीक है, बारिंग कंजम्पशन, देन इट वुड इंडिकेट। तो ये जो यहाँ पर डेटा गिवन है ये क्या शो करता है, इट वुड इंडिकेट दैट कंजम्पशन इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेन ट्रैक्शन, कि कंजम्पशन अभी भी उस लेवल पर नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। गेन ट्रैक्शन इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है या मूव कर रही है तो वो अच्छे से मूव करे। यहाँ पर स्ट्रगलिंग टू गेन ट्रैक्शन मतलब जो कंजम्पशन है वो अभी ठीक से ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, स्ट्रगल कर रही है ग्रो करते हुए। क्यों? कारण क्या है? जैसा कि डेप्यूटी गवर्नर ने कहा, उन्होंने क्या कहा कि लोग जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग खर्च नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है आगे महंगाई बढ़ने वाली है। दे आर नॉट इंक्रीजिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग,
डिस्क्रिशनरी होता है कि जो आप अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हो, एक होते हैं जो आपके फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि बिल्स हो गए, ठीक है, रेंट हो जाता है, तो लेकिन कुछ होता है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो आप अपनी मर्ज़ी से बिना प्लान किए खर्च करते हो। तो लोग जो है वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आगे जाके महंगाई बढ़ेगी। दिस सीम्स टू बी बॉर्न इन द RBI's नवंबर राउंड ऑफ इट्स बाय मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, और ये हमें इस सर्वे से भी पता चलता है कि लोग जो है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, which showed consumers retained negative sentiments on both current and future price conditions। तो लोगों के मन में जो महंगाई को लेकर है वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट यानी ओपिनियन है उनका कि आगे जो है महंगाई बढ़ेगी ही, अभी फ़िलहाल जो टाइम चल रहा है उसमें भी और आगे फ्यूचर में भी। With policymakers only too well aware that sans price stability, as Mr. Pathar noted, the benefits of expanding GDP and employment will be frittered away by the erosion of purchasing power। अब यहाँ पर ये क्या मेंशन है कि अगर आपकी GDP, आप फोकस करते हो GDP इंक्रीज करने पे, GDP ग्रोथ पे, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ती है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो क्या होगा? अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी फिर GDP भी बढ़ रही है, लेकिन आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का दाम भी बढ़ गया, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि आपको कोई जो है बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि जितना आपका जो है इनकम इंक्रीज हो रही है उतना ही उसी के अकॉर्डिंग्स में क्या हो रहा है कि चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें चेंज नहीं आएगा इतना। तो यही यहाँ पर है कि अगर GDP एक्सपैंड हो रही है पर अगर हम इन्फ्लेशन पर फोकस नहीं करते तो क्या होगा? ये जो है जो एक्सपैंडिंग GDP से, एम्प्लॉयमेंट से जो भी बेनिफिट मिलेगा वो ख़त्म हो जाएगा, फ्रिटर अवे, ठीक है, वो गायब हो जाएगा धीरे धीरे करके। क्यों? बाय द इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर, कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, भले ही उनकी इनकम बढ़ी है पर वो ज़्यादा चीज़ें परचेज नहीं कर सकते, तो परचेजिंग पावर कम होगी भले ही GDP बढ़ रही है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होती है तो, ठीक है। तो द MPC हैज़ इट्स टास्क कट आउट। टास्क कट आउट मतलब कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि एक तो कंजम्पशन नहीं, अभी फ़िलहाल जो फिगर्स थे कंजम्पशन के वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ओके, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और दूसरा कि जो है RBI ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट्स भी इंक्रीज़ नहीं किए, ठीक है, और दूसरा कंसर्न्स है बहुत सारे यहाँ पर अलग जगह मेंशन है इन्फ्लेशन को लेकर, ठीक है। तो हमने ये समझा यहाँ पर डिफरेंट जो फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से जो है इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और यहाँ पर एक हमें इतना तो समझ में आ रहा है रीड करके, हम फैक्चुअल क्वेश्चंस तो पैसेज रीड करके आंसर कर सकते हैं, पर क्या ऑथर जो है वो एग्री करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन से? नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये जो था वो सरप्राइजिंग मूव था, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो इतनी बढ़ रही है इसलिए, ठीक है। तो क्या ऑथर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के फोकस में, क्या ऑथर ये चाहता है कि RBI को इन्फ्लेशन पर फोकस करना चाहिए, उसको कंट्रोल करने की? यस, ठीक है। पैसेज में भी हमने देखी थी कई लाइंस, और लास्ट लाइन से भी हमें पता चलता है कि अगर GDP भले ही इंक्रीज़ हो, ठीक है, लेकिन अगर परचेजिंग पावर कम होती जाती है तो क्या होगा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, तो इसलिए इट्स डिफ़िकल्ट कि RBI के लिए भी डिफ़िकल्ट है कि ये जो RBI के लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, तो इसको मैनेज करना। और हमने एक और पॉइंट भी देखा था, आई गेस यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर ये लाइन भी मेंशन की थी, फॉलिंग बिहाइंड द कर्व, यानी कि वो सही टाइम पर डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है। तो ये लाइंस जो है ये इस तरह की फ्रेजेस ये इंडिकेट करते हैं कि ऑथर जो है वो उसका व्यू क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक जो फ्रेजल वर्ब है बॉर्न आउट, मतलब कि यहाँ मीनिंग है दिस सीम्स टू बी बॉर्न आउट इन दी RBI, यानी इसका हमें एविडेंस मिलता है, ये सपोर्ट कौन करता है इसका? RBI का ही जो ये सर्वे था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बॉर्न, ठीक है, ठीक है, एक है बियर, दैट मीन्स टू प्रोड्यूस, ठीक है, अ यंग वन, और दूसरा बियर होता है, एक होता है टॉलरेट करना है कोई चीज़ को, किसी चीज़ को कैरी करना, तो बियर, बॉर्न, बॉर्न, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है जिस चीज़ को आप
कैरी कर रहे हो, ठीक है, या फिर कह रहे हैं कि टॉलरेट कर रहे हो, तो बियर, बियर, बोर एंड बॉन्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बियर, बॉन्ड, बॉन्ड होता है जब हम बर्थ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम किसी चीज़ को सहन करने की या फिर किसी चीज़ को धारण करने की, तो वहाँ पर हम कहते हैं बियर, बियर बॉन्ड, बियर बोर एंड बॉन्ड, ठीक है, ये होते हैं। तो यहाँ पर बॉर्न आउट मतलब ये थर्ड फॉर्म ये यूज़ हुई है। दैट मीन्स यहाँ पर बियर आउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सपोर्ट करना, या कहीं की जो है किसी चीज़ की जो है कहेंगे कि वो चीज़ सच है उसको सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आइडिया मेंशन था उसको सपोर्ट करता है ये वाला सर्वे का डेटा, ये यहाँ पर इस तरह यूज़ हुआ है बॉर्न आउट, ठीक है। तो ओके, हमारा जो वर्ड था वो था फ्लीटिंग, और फ्लीटिंग का मतलब जैसे हमने देखा था कि कोई चीज़ जो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, ठीक है। तो जो फ्लीटिंग मोमेंट्स कहते हैं, यानी कि ऐसे क्षण जो बड़ी जल्दी निकल जाएंगे बहुत कम टाइम के लिए। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब वर्ड्स में एंड्योरिंग, एंड्योरिंग वो वर्ड है जो कन्वे करते हैं कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय तक रहती है, ठीक है। तो वो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। एंड्योर करना सहना भी होता है किसी चीज़ को, ठीक है, टॉलरेट करना भी होता है, तो वो डिफरेंट मीनिंग है। एक एंड्योर करने का मतलब होता है लंबे समय तक रहना, ठीक है, तो ई इसका आंसर होगा। रेमिनिसिंग मतलब कि किसी चीज़ के बारे में आप पुराने किसी इवेंट के बारे में सोचते हो, ठीक है, याद करते हो उसको। नहीं, ट्रांजिटरी जो बहुत कम टाइम के लिए होता है, ये तो सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है फ्लीटिंग से, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। डिजीइंग होगा अगर आप कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, इतनी तेज़ी से हो जाती है कोई चीज़, दैट्स डिजीइंग, ओके। एंड स्पार्स इज जो कि बहुत दूर दूर है, जैसे अगर आप कहोगे इस डेजर्ट में स्पार्स वेजिटेशन है, ठीक है, तो स्पार्स मतलब कि बहुत कम है और बहुत दूर दूर है, ओके। तो ये सब ऑपोजिट मीनिंग कन्वे नहीं करते, फ्लीटिंग का आंसर होगा ई, ओके। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस है यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मंथ एंड में जो है जो इनकी कंपाइल्ड पीडीएफ है वो भी अवेलेबल होगी वेबसाइट पे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू।